हेलो, वेलकम टू जेई फिजिक्स। आज हम जेई मेन की एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपको सीखनी है तो प्रॉब्लम के साथ एक्टिवली हमको एंगेज होना होगा, है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो हमारा अप्रोच होगा, इसमें जब भी कुछ करना होगा मैं आपको इनवाइट करूंगा और मेरा रोल उसके बाद आएगा, है ना। यानी आपको एक्टिवली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार रीड कीजिए और फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी आपने इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ के देखा होगा। एक बात तो पता चल गई कि ये कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ना। इस प्रॉब्लम को पढ़ के तुरंत समझ में नहीं आ पा रहा है कि क्या अप्रोच अप्लाई करें, किस तरीके से इसको स्टार्ट करें, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं पता चल पाता है और थोड़ा पजल की तरह भी इस तरह के क्वेश्चन लगते हैं, है ना। तो इनको पढ़ के दिमाग एकदम से पहले तो सरप्राइज हो जाता है। आपने पढ़ाई कर रखी है, किनेमेटिक्स की क्वेश्चंस आपको आती हैं, लेकिन दिमाग नहीं चल पाता कि किस तरीके से इसको अप्लाई करें, किस तरीके से अपनी फिजिक्स की नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करें और सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़े, है ना। तो ऐसा कोई क्लियर रास्ता यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। और इसकी लैंग्वेज भी इतना आसान नहीं है ना। पहला स्टेटमेंट तो आसान है। पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टैप एट अ पर्टिकुलर रेट, यानी किसी टैप से कुछ पानी की बूंदें गिर रही हैं एट अ पर्टिकुलर रेट, है ना। अक्सर ये फिनोमिना हमने देख रखा है। कई बार आपने देखा होगा कि पानी की बूंद की आवाज़ आती है और पीरियोडिक तरीके से वो आवाज़ आती है ना। फिर हम जाते हैं और नल को बंद करके आते हैं, है ना। तो ये वही फिनोमिना आपको दे रखा है ना। अगर नल ज़्यादा खुला होगा तो जल्दी जल्दी ड्रॉप्स गिरेंगी, है ना, और थोड़ा कम खुला होगा तो धीरे धीरे ड्रॉप्स गिरेंगी, है ना। और बिल्कुल ही ज़्यादा खुला हुआ है तो इतनी ड्रॉप्स गिर जाएंगी कि वो पूरा एक वाटर की स्ट्रीम बन जाएगी, है ना। तो ये फिनोमिना हमने देख रखा है। ओके, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है आपसे कि वाटर जो ड्रॉपलेट्स है वो किस रेट से आ रही है, एट वाट रेट द ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम द टैप, है ना। नल से किस रेट पे वो ड्रॉप्स गिर रही हैं। इसी हिसाब से ये ऑप्शन दे रखे हैं कि 2 सेकंड में 3 ड्रॉप गिर रही हैं या 1 सेकंड में 2 ड्रॉप्स गिर रही हैं। तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं। ओके, इस प्रॉब्लम का जो चैलेंजिंग एस्पेक्ट है वो है इसकी ये जो लैंग्वेज है, ये जो बीच वाला स्टेटमेंट है, इसको पढ़ के हमको इसका फिजिकल मीनिंग पता करना है। इसके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है और ये जो डेटा आपको दे रखा है इसका सही मतलब पता लगाना है। ये इसका चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। जब आप प्रॉब्लम को पढ़ के उसको अप्रिशिएट करते हो तब आता है ये। सिर्फ पढ़ करके ये सॉल्व कैसे होगा इसकी चिंता कर लेने से ये समझ में नहीं आता। समझ में जब आएगा जब आप इस प्रोसेस को अप्रिशिएट करोगे, इसको समझने, विजुलाइज करने की कोशिश करोगे, है ना। ओके, दूसरा चैलेंज इसके अंदर ये है कि लैंग्वेज अगर आपको सही समझ में आ गई, उसके बाद भी इसमें चैलेंज ये है कि कहाँ से आपको टाइम मेज़र करना है, कहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट मेज़र करना है, ये भी चीज़ सेटअप करनी पड़ेगी, है ना। तो इसको भी आपको सेटअप करना पड़ेगा। उसी के बाद आप अपनी किनेमेटिक्स की इक्वेशन अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो लैंग्वेज पढ़ने के बाद जो दूसरा चैलेंज है कि इसमें आपको टाइम को सेटअप करना है कि कहाँ से टाइम मेज़र करना है, कहाँ से डिस्प्लेसमेंट मेज़र करना है, ये सारी चीज़ें देखनी है ना। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें 2 ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, जैसे कि इसमें 2 ड्रॉपलेट्स की बात हो रही है ना। पहली एक ड्रॉप आती है और उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉपलेट निकलेगी, है ना। इन दोनों के मोशन को एनालाइज किया जा रहा है। तो जब भी 2 ऑब्जेक्ट मूव करते हैं तो उन दोनों के मोशन को ट्रैक कर पाना हमारे माइंड के लिए आसान नहीं होता। उस मोशन को विजुअलाइज कर पाना, क्योंकि 2 चीज़ें चल रही हैं और वो भी अलग अलग समय पे चल रही हैं, है ना। अलग अलग समय पे ये चलना स्टार्ट हुई हैं। तो ऐसे मोशन को एनालाइज कर पाना, उसको विजुअलाइज कर पाना इतना आसान नहीं होता, है ना। ओके, तो इस वजह से मैं इसको चैलेंजिंग प्रॉब्लम मानता हूँ, है ना। ओके, अब हम क्या करते हैं कि पहले कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस करते हैं और फिर इसको ट्राई करते हैं, है ना।
ओके, है ना। सबसे पहली चीज है टाइम, है ना। अक्सर टाइम के बारे में हम टाइम को कैसे देखते हैं, है ना। टाइम के बारे में अक्सर हम ये सोचते हैं कि टाइम का मतलब होता है 2 सेकंड हो गए, है ना, या टाइम का मतलब 3 सेकंड, इस तरीके से दे रखा होता है। या टाइम का मतलब आपने देखा होगा, अपनी घड़ी में देखा होगा कि 10:15 हो गए, है ना। इस तरीके से हमारा टाइम का परसेप्शन बना हुआ है कि टाइम का मतलब हम ये चीज़ें समझते हैं, क्योंकि हमारी किताबों में जो डेटा लिखा होता है वो इस तरीके से लिखा होता है। घड़ी में भी हम टाइम देखते हैं तो इसी तरीके से देखते हैं, है ना। लेकिन ये चीज़ टाइम नहीं होती। ये तो क्या है, सिर्फ आप टाइम को एक ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने एक चीज़ बना दी है ना। ये टाइम स्टैम्प्स है ना। टाइम एक्चुअल में ये नहीं है। टाइम का बेसिकली रोल क्या है, उससे समझ में आएगा आपको टाइम क्या होता है। टाइम का बेसिक जो रोल है कि इस दुनिया में जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो हमारे आसपास जो इवेंट्स हो रहे हैं, है ना, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने ये टाइमलाइन बनाई है ना। और ये जो टाइम के जो लेबल्स हैं, वो लेबल हम उस इवेंट को देते हैं। तो मेन जो चीज़ है कि टाइम का मतलब होता है इवेंट, कि क्या इवेंट हुआ है। आपको ये देखना होता है कि क्या इवेंट हुआ है, पहले कौन सा इवेंट हुआ है और बाद में कौन सा इवेंट हुआ है ना। तो टाइम का मतलब बेसिकली क्या है, इवेंट। आपको इवेंट के बारे में देखना है कि कौन सा इवेंट हुआ है ना, उसको कौन सा इवेंट पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको, है ना, ये प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से सॉल्व होगी। आपको क्या करना है, एक टाइमलाइन बनानी है ना। इस टाइमलाइन का यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना। आपको बस क्या करना है कि एक टाइमलाइन बनानी है और इस पे आपको इवेंट्स लेबल करने हैं। जैसे कि पहला इवेंट यहाँ पे हुआ, ठीक है, और दूसरा इवेंट सपोज कीजिए कुछ टाइम बाद दूसरा इवेंट होता है ना। तो इवेंट से टाइम को, इवेंट के अंदर अपन टाइम का लेबल लगाते हैं। ये मतलब होता है टाइम का। मेन चीज़ क्या होती है, इवेंट, वो टाइम को डिफाइन करते हैं। टाइम अपने आप में कुछ नहीं है। हमारे आसपास जो इवेंट्स हो रहे हैं, दरअसल टाइम वो है। आपको सिर्फ क्या करना होता है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ है, कौन सा बाद में हुआ है, इसको टाइमलाइन पे लेबल करना है, ठीक है। और आपको क्या पता करना है कि इन दोनों इवेंट्स के बीच में कितना टाइम इंटरवल हुआ है, ये चीज़ आपको पता करनी है। तो इस टाइमलाइन का इस्तेमाल करके आप देखोगे कि दो ऑब्जेक्ट्स का मोशन हम आसानी से ट्रैक कर पाएंगे और किनेमेटिक्स की इक्वेशन भी अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको टाइमलाइन बनानी है और दोनों ऑब्जेक्ट के मोशन को, वो जो इवेंट हो रहा है उसमें जो भी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, उसके अंदर जो भी इवेंट आपने देखा, उस इवेंट को टाइमलाइन पे इस तरीके से लेबल करना है ना, और काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, दूसरी बात मैं टाइम के बारे में ये कहूँगा कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है टाइम इंस्टेंट, है ना, ओके, और दूसरी चीज़ होती है टाइम इंटरवल। है ना। अक्सर जो फिजिक्स की इक्वेशन में जो टाइम आता है, उसका मतलब होता है टाइम इंटरवल, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ तुरंत नहीं हो सकती, उसको टाइम लगता है। तो जो भी चीज़ें टाइम जब भी फिजिक्स की इक्वेशन में आता है, उसका मतलब क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है ना, टाइम इंटरवल। तो टी की जगह टाइम इंटरवल होता है। वो आपको टाइम इंटरवल पे फोकस करना है। टाइम मोमेंट सिर्फ हमारी ये हेल्प करते हैं, टाइम इंटरवल को निकालने में हेल्प करते हैं।
जैसे कि ये जो आपने यहाँ पे टाइमलाइन बनाओगे, है ना, तो इवेंट, हर इवेंट पे आप एक टाइम स्टैम्प हम लगाएंगे कि वो कौन से टाइम पे है, वो जो टाइम मोमेंट होगा, है ना, उसका आप यहाँ पे लेबल लगा दोगे तो वो टाइम मोमेंट होती हैं। और दोनों टाइम मोमेंट्स का यूज़ करके आप टाइम इंटरवल निकाल लेते हो, है ना। या आपको टाइम मोमेंट अगर नहीं भी दे रखा है तो भी कोई बात नहीं, इस एक्टिविटी के दौरान एक इवेंट से दूसरे इवेंट के बीच में कितना टाइम इंटरवल हुआ, सबसे मेन बात यही होती है। और यह अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो फिर आपको टाइम मोमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको किसी घड़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स की इक्वेशन में क्या डलेगा, टाइम इंटरवल। और क्वेश्चन में अगर आपको वो टाइम इंटरवल दे रखी है तो आपका काम हो गया, है ना। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से समय पे ये चीज़ हुई और ये कौन सी समय पे हुई, इसका कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स में डाली जाती है इक्वेशन में टाइम इंटरवल, ठीक है। ओके, तो ये टाइम का मतलब हुआ, है ना। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। ओके, डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन आपने पढ़ी है वो क्या है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन आपने पढ़ी है ना। अब इस इक्वेशन में क्या होता है कि जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है तो ये इस इक्वेशन में ये जो पहला वाला टर्म है ये तो जीरो की वजह से हट जाएगा, है ना, ये जीरो हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बन जाती है S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो इतनी बड़ी इक्वेशन थी, है ना, तो इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है और वो उसको सॉल्व करना आसान नहीं होता। लेकिन जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो ये पूरी इक्वेशन एक कॉम्पैक्ट सी इक्वेशन बन जाती है, एक छोटी सी इक्वेशन बन जाती है, और इसको अप्लाई करना और यूज़ करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना, बहुत आसान होता है इसको यूज़ करना और बहुत अच्छा लगता है इसको यूज़ करना, ठीक है ना। S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ओके, दूसरी बात जो अभी हमने देखी थी कि ये t ना हो करके क्या होता है, इन इक्वेशन में ये जो टाइम है वो क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है। इसलिए इन इक्वेशन को जो लिखने का सही तरीका है वो ये होना चाहिए, S इज इक्वल टू हाफ ए टी की जगह आपको लिखना चाहिए टाइम इंटरवल। ये है प्रॉपर इक्वेशन, S इज इक्वल टू हाफ ए डेल्टा टी स्क्वायर। तो इससे हाईलाइट हो रहा है ये बात कि ये टाइम इंटरवल होती है ना, इसलिए मैं ये इक्वेशन यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें हाईलाइट हो रहा है कि आपको टाइम इंटरवल पे ध्यान देना है ना। ओके, तो दिस इज अ मच बेटर वे टू राइट दिस थिंग, है ना। ओके, दूसरी बात यह है कि देखो फ्री फॉल में जब भी कोई मोशन होता है ना, तो अर्थ के ऊपर जो भी मोशन होगा कहाँ पे होता है वो, अगर आप किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो भी क्या होगा, लौट फिर के वो चीज़ आएगी तो वापस नीचे, है ना। तो अफेक्टिवली जो भी चीज़ आप ऊपर फेंकते हो वो अल्टीमेटली नीचे की तरफ आएगी, है ना। और जो ऊपर से नीचे गिर रही है वो तो नीचे गिर ही रही है, लेकिन जो भी चीज़ वैसे आप ऊपर फेंकोगे वो भी अल्टीमेटली नीचे आएगी। तो अफेक्टिवली जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कहाँ पे हो रहा है, वो नेट जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो अधिकतर नीचे की तरफ होता है ना। तो जब नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है तो मेरा ये मानना है कि नीचे की तरफ ही हमको प्लस वाली जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ लेनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट के अंदर, ठीक है ना। वो क्वेश्चन से वैसे मालूम चल जाता है आपको कि कौन सा डायरेक्शन को प्लस लेने में ज़्यादा फायदा है। जब ऊपर से चीज़ें नीचे गिर रही हैं, अगर ये चीज़ आपको क्लियर दिख रही है कि ऊपर से चीज़ें नीचे गिर रही हैं, तो नीचे वाली डायरेक्शन को प्लस लेना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इससे आपको कम चीज़ों को माइनस में रखना पड़ेगा, है ना। ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो इसकी वैल्यू भी
फिर प्लस में आ जाती है ना, और कम चीज़ों को आपको माइनस में रखना पड़ेगा, ठीक है। आंसर पे वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डायरेक्शन कहाँ पे लेते हो, है ना। अगर आपने सही तरीके से वो प्रॉपर साइन के साथ वैल्यू डालते हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आएगा। लेकिन ज़्यादा इजी रहता है जब हम उस डायरेक्शन को चुनते हैं जहाँ पे मोशन हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है और मैं उसी डायरेक्शन को नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लेता हूँ तो आसानी रहती है, ठीक है। ओके, डिस्प्लेसमेंट के बारे में तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अभी आपने देखा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है S = ½ a डेल्टा टी स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये इक्वेशन अभी आपने देखी, है ना। कई बच्चों का नज़रिया क्या होता है, वो इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना, और इसको फॉर्मूला बोलते हैं या इक्वेशन बोलते हैं, है ना। लेकिन जो फिजिक्स को ध्यान से पढ़ता है, जो गहराई से पढ़ता है, वो क्या कहेगा कि ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है ना। तो उसका जो पर्सपेक्टिव है, ये जो पर्सपेक्टिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि देखो ये तो डिस्प्लेसमेंट है ही, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रही है कि डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स हैं, इसमें एक्सेलरेशन है, टाइम का स्क्वायर है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये किसी को डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट ये दिखाई दे रहा है। ये तो डिस्प्लेसमेंट है ही और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। तो जिसका जो नज़रिए का बहुत फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में नज़रिए ही सब कुछ होता है, सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। तो आपका नज़रिया क्या होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट ये भी है और ये भी है। जब आपका नज़रिया ये होगा कि ये क्वांटिटी, ये जो एक्सप्रेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो आप डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट को इसके टर्म्स में लिखने लग जाओगे, बिना सोचे समझे आप डायरेक्टली इस टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट को लिखने लग जाओगे। तो ये बदलाव आता है नज़रिए से। आपका नज़रिया अगर ये है तो डायरेक्टली आपका ध्यान उधर जाएगा और आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, है ना। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट लिखो, है ना, एक्सेलरेशन दे रखा है और टाइम इंटरवल आपको मालूम है, और कोई आपसे कहता है कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है, तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना चाहिए, ½ a डेल्टा टी स्क्वायर। डायरेक्टली यहां पे ध्यान जा रहा है। अब मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं कि S = ये, है ना, ये तो इक्वेशन हो गई। लेकिन अगर कोई मुझसे डायरेक्टली पूछे कि एक्सेलरेशन आपको मालूम है और कितना टाइम हो गया, एक्सेलरेट होते होते आपको कितना टाइम हो गया, तो जो आपसे पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डायरेक्टली आपको ये यहां पे ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट ये है चीज, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। इसको ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूं आपको कैसे मतलब है। जैसे कि कोई चीज ऊपर से गिर रही है, ठीक है ना। अब मुझे मालूम है कि ए एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है तो जिसको जी लिखते हैं, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, और ऊपर से नीचे गिरते गिरते टाइम हो गया है आपका डेल्टा टी टाइम हो गया है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो एरो आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट का, ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है, डायरेक्टली आप ये लिखोगे ½ g डेल्टा टी स्क्वायर। ये चीज मैं कहना चाह रहा था आपसे। डायरेक्टली आपने ये चीज लिख दी कि ये है डिस्प्लेसमेंट। ये एक्सप्रेशन, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो टर्म्स है, ये है डिस्प्लेसमेंट आपका। इसको डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। ओके, है ना। अब क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग
फ्रॉम एन ओपन टैप एट अ पर्टिकुलर रेट, किसी टैप से वाटर ड्रॉप्स गिर रही हैं किसी पर्टिकुलर रेट पे, है ना। अभी जो आगे का स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये पढ़ना है आपने को, है ना। यहां पे क्या लिखा हुआ है, द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट ऑब्जर्व्ड एट 4th सेकेंड आफ्टर इट्स फॉल, है ना। आपको एक लय में थोड़ा आगे तक पढ़ना होगा, है ना, क्योंकि ये पूरा ये कनेक्टेड फ्रेज है ना। पहली ड्रॉपलेट के बारे में यहां पे बात हुई कि एक ड्रॉपलेट आपको दे रखी है, एक ड्रॉपलेट, और फिर ये आगे पढ़ते पढ़ते इसमें ये आ गया द नेक्स्ट ड्रॉपलेट, टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट। यानी आप देखो इंग्लिश जो लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी, जब इंग्लिश ग्रामर जब आप पढ़ते होगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अभी पहले एक ड्रॉपलेट इंट्रोड्यूस हुई, आपने उसके बारे में बात करना चालू किया, तो यहां पे लिखा हुआ है कि द स्पेसिंग बिटवीन ए ड्रॉपलेट, तो ए ड्रॉपलेट, किसी ड्रॉपलेट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये जो आगे का फ्रेज लिखा हुआ है ऑब्जर्व्ड एट 4th सेकेंड आफ्टर इट्स फॉल, ये क्या चीज है ना। ये जो फ्रेज दे रखा है ये क्या है, ये इस ड्रॉपलेट के बारे में हमको कुछ बता रहा है, ये चीज होती है। ये एक तरीके का एडवर्बियल फ्रेज है जो कि इसके बारे में कुछ टाइम के बारे में कुछ बात बता रहा है ना, कि इस ड्रॉपलेट को आपने कब देखा, है ना। तो ये जो फ्रेज लिखा हुआ है ये इस ड्रॉपलेट के बारे में हमको जानकारी दे रहा है कि ड्रॉपलेट को आपने कब देखा। ए ड्रॉपलेट वाज ऑब्जर्व्ड एट द 4th सेकेंड आफ्टर इट्स फॉल, यानी उसके गिरने के, उसके फॉल होने के 4 सेकेंड बाद आपने उसको देखा, ये मतलब निकल रहा है इसका, है ना। ठीक है, तो आप देखो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है। पहले ए ड्रॉपलेट के बारे में आपने बात की, ठीक है ना। इसके बाद में आगे आपने एक फ्रेज देखा, इस फ्रेज में वो जानकारी दे रखी है, इस ड्रॉपलेट के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है। इस ड्रॉपलेट के बारे में इसका जो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, एक तरीके का इसके टाइम के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है कि आपने इस ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व किया, कब किया, जब इसके फॉल होने के 4 सेकेंड बाद किया, ठीक है ना। तो इस स्टेटमेंट से हमको ये जानकारी मिल रही है ऑब्जर्व्ड एट द 4th सेकेंड आफ्टर इट्स फॉल, है ना। इस ड्रॉपलेट के फॉल होने के, जब ये फॉल हुई, है ना, जब ये इवेंट हुआ, इसके 4 सेकेंड बाद आपने इसको ऑब्जर्व किया, ये है इसका मतलब, है ना। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट। अब वो जो हमने सेंटेंस स्टार्ट किया था, अब वो दोबारा चालू हो गया। ये जो फ्रेज था ये तो इसके बारे में आपने जानकारी दे रखी है। अब यहां से आगे जब ये बात हो रही है टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट, तो हमारा सेंटेंस अब आगे बढ़ रहा है ना। दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट, बीच का फ्रेज तो क्या था, इसके बारे में जानकारी थी, है ना। इसको आप डायरेक्टली ऐसे पढ़ सकते हो, द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज 34.3 मीटर, है ना। तो दूसरी जानकारी आपको मिल गई कि दोनों ड्रॉपलेट्स के बीच में जो स्पेस है, जो दूरी है, वो कितनी दे रखी है आपको, 34.3 मीटर, है ना। आपने देखा किस तरीके से स्टेटमेंट के अंदर जानकारी लिखी हुई है। ये जो बीच वाला फ्रेज था ये तो क्या था, इसी के बारे में एडिशनल जानकारी दे रखी है। तो जब हम इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं, द स्पेसिंग बिटवीन अ ड्रॉपलेट, और मैं इस स्टेटमेंट को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, बिटवीन अ ड्रॉपलेट टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज 34.3 मीटर, है ना। ओके, तो एक जानकारी तो हमको ये मिल गई थी इस ड्रॉपलेट के बारे में कि जब ये फॉल होती है इसके 4 सेकेंड बाद आपने इसको ऑब्जर्व किया। और दूसरी जानकारी ये मिल रही है आपको कि जो आपकी पहली ड्रॉपलेट थी, ये ड्रॉपलेट, और जो नेक्स्ट ड्रॉपलेट है, जो नेक्स्ट ड्रॉपलेट टैप में से निकलेगी, इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है, जो दूरी है, वो आपको दे रखी है। वो कितनी दे रखी है,
34.3 मीटर। तो ये दो जानकारी थी उस स्टेटमेंट में, है ना, और दोनों में डेटा दे रखा है, यहाँ पे 4 सेकेंड है, यहाँ पे 34.3 मीटर है। तो ये लैंग्वेज हमने इसकी पढ़ ली है ना, और इसका मतलब आपने समझ लिया है, डेटा का मतलब भी समझ में आ गया, ठीक है, ओके, है ना। ओके, अब आपको क्या करना है ना, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करनी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हमको ये सेटअप करना है कि टाइम हमको कहाँ से मेजर करना है और डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करना है ना। तो सबसे पहले ये काम हमको करना है, ठीक है। हमने टाइम के बारे में देखा था कि आपको एक टाइमलाइन बनानी है ना, ओके। तो आपको क्या करना है, एक टाइमलाइन बनानी है ना, ओके, एक टाइमलाइन बनानी है और उस पर इवेंट्स लेबल करने हैं, है ना। इस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ के आप ये देखो कि कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं और उन इवेंट्स को इस टाइमलाइन पे आपको लेबल करना है ना। जैसे कि पहला इवेंट सपोज कीजिए यहाँ पे होता है ना, और कोई इवेंट सपोज कीजिए यहाँ पे इसके बाद होता है, और कोई इवेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पे दो ड्रॉपलेट्स है ना, और वो दोनों के अंदर मोशन हो रहा है। दोनों ड्रॉपलेट्स के मोशन को आपको एनालाइज करना है। तो जो भी वहाँ पे इवेंट हो रहा है उसको आपको इस टाइमलाइन पे लेबल करना है, ठीक है, ओके। सो दिस इज योर टास्क, है ना। ये प्रॉब्लम जैसे कि मैंने कहा था कि आपको एक्टिवली सॉल्व करनी है ना। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये प्रैक्टिस आपको करनी है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का पूरा जो मज़ा है वो आपको लेना है ना। पूरा जो इससे जो भी बेनिफिट मिलता है इस प्रैक्टिस से वो आपको लेना है। इसी तरीके से हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, ठीक है। तो अब आपको करना है, तो अपनी नोटबुक लेकर के आप आ जाइए। अब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना। तो अब आपको ये काम करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या काम करना है कि टाइमलाइन पे उस प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ो और उसमें जो जो इवेंट हो रहे हैं उसको टाइमलाइन पे लेबल करो, ठीक है। उसके बाद फिर मैं करूंगा, है ना। पहले आप करो, फिर उसके बाद मैं करता हूं, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप अपने हिसाब से टाइम लेकर के, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इस प्रॉब्लम का, है ना। जितना अभी आप प्रैक्टिस के दौरान टाइम लोगे, जितना डिटेल से और जितना दिमाग अप्लाई करके आप प्रॉब्लम के साथ एंगेज होगे, उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा, उतना ही आप देखोगे, उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छी क्वालिटी का एक्सपीरियंस डेवलप होगा। एक एक्सपीरियंस तो ये होता है कि दुनिया भर के सॉल्यूशन देख लिए, टीचर सॉल्यूशन कर रहा है और आप देखते जा रहे हो, किताब में सॉल्यूशन देखते जा रहे हो। ये तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस हुआ, ये इतनी अच्छी क्वालिटी का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का एक्सपीरियंस लेना है तो वो एक्सपीरियंस आपको डायरेक्टली उस प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल खुद करना होगा, अपने माइंड को डायरेक्टली उसके साथ एंगेज करना है, ठीक है ना। यही तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मजा है। फिजिक्स और मैथ, ये जेई की जो पढ़ाई है, ये एक्साइटेड क्यों है? ये इसलिए तो है कि इसमें इस तरह की चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, हमको माइंड अप्लाई करने का मौका मिलता है। सबसे खास बात ही ये है जेई की प्रॉब्लम, जेई की प्रिपरेशन करने की, ठीक है। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। और टाइम लगता है तो लगने दो, ठीक है, ओके। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बता देता हूं कि किस तरीके से टाइमलाइन बनेगी, है ना, ओके। अगर आप खुद करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके और इसको करना है, और फिर आपको वेरीफाई करना है कि मैंने कैसे किया, ठीक है, ओके, है ना। तो
इस प्रॉब्लम में आपको क्या करना है, एक टाइमलाइन बनानी है। ये टाइमलाइन हमको ये हेल्प करती है मोशन को, जो दो ऑब्जेक्ट्स का मोशन हो रहा है उसको ट्रैक करने में हमारी हेल्प करेगी और पूरी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। टाइम कहाँ से मेज़र करना है, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब आप देखो टाइम का मतलब हमने देखा था कि इवेंट होता है ना। तो सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ है, सबसे पहला इवेंट कौन सा हुआ है, आप सोच के बताओ। सबसे पहला इवेंट हुआ है जब पहली ड्रॉप फॉल होती है, उसके फॉल होने का जो टाइम जहाँ से स्टार्ट होता है वो है हमारा पहला इवेंट, है ना। तो पहला इवेंट हमारा क्या हो गया कि जो पहली ड्रॉप फॉल होती है, जिस इंस्टेंट पे वो फॉल होना चालू कर देती है, वो आपका पहला इवेंट है ना। ये आपकी जो पहली जो ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप, सबसे पहली ड्रॉप जो नल से निकलती है और जिस वक्त वो निकलती है वो है हमारा पहला इवेंट, वहां से हमारा टाइम चालू होता है। ठीक है, ओके। दूसरा इवेंट क्या होगा, है ना। एक इवेंट हम ये भी यहां पे लेबल कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन में जैसे लैंग्वेज में दे रखा था कि पहली ड्रॉप के फॉल होने के 4 सेकंड बाद हमने उसको देखा, तो ये दूसरा इवेंट हो गया एक, है ना। यानी इसके फॉल होने के 4 सेकंड बाद आपने इसको देखा, है ना। तो ये यहां पे एक और इवेंट क्या हो गया, यू ऑब्जर्व दिस। आपने उस ड्रॉप को देखा, कब देखा, उसके फॉल होने के 4 सेकंड बाद देखा, है ना, एट द 4th सेकंड। ठीक है, तो ये दो इवेंट हो गए कि आपने यहां पे ऑब्जर्व किया इसको, है ना। और इन दोनों इवेंट के बीच में कितना टाइम इंटरवल आपको दे रखा है, ये भी आपको मालूम है कि 4 सेकंड बाद देखा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये दो इवेंट आपने लेबल कर दिए और इन दोनों इवेंट के बीच में जो टाइम इंटरवल थी वो हमको क्वेश्चन में दे रखी। ठीक, ओके। एक इवेंट और हुआ है ना, वो कौन सा इवेंट हुआ है और उसको मैं कहां पे लेबल करूं, है ना। इसमें भी एक थोड़ा सा एक पॉइंट है ना। ओके, एक और इवेंट है जिसको मुझे यहां पे लेबल करना है। वो कौन सा इवेंट है, नल में से एक के बाद एक ड्रॉप्स निकल रही है ना। तो दूसरा जो इवेंट मेरे को यहां लेबल करना है वो क्या है, जो नेक्स्ट ड्रॉपलेट कब फॉल होती है ना। ओके, मान लेते हैं कि पहली जो ड्रॉप फॉल होती है, इसके बाद दूसरी ड्रॉप फॉल होगी, है ना। तो यहां पे दूसरी ड्रॉप फॉल होती है, ये इवेंट इसके बाद होगा, है ना। ये आपकी कौन सी ड्रॉप है, नेक्स्ट ड्रॉपलेट जो है, अब वो फॉल होती है ना। तो पहली ड्रॉपलेट फॉल हुई और उसके कुछ टाइम बाद दूसरी ड्रॉप फॉल होती है, और ये जो टाइम इंटरवल है ये मुझे मालूम नहीं है। मान लेते हैं कि ये डेल्टा टी टाइम है, यानी डेल्टा टी टाइम बाद कुछ टाइम इंटरवल बाद दूसरी ड्रॉप फॉल होती है। ठीक है ना, इन दो इवेंट के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो हमको नहीं मालूम, और यही तो हमको निकालना है। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि कितनी रेट के हिसाब से ड्रॉप निकल रही है। पहली ड्रॉप तो गिर गई, है ना, उसका टाइम तो हो गया। अब आगे कितने टाइम इंटरवल में अगली ड्रॉप आएगी उससे हमको मालूम चल जाएगा कि जो ड्रॉप गिर रही है वो कितने टाइम में गिर रही है। ठीक है ना, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि टाइमलाइन पे हमने तीनों इवेंट्स को यहां पे लेबल कर दिया है, और हर इवेंट के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो भी हमको मालूम चल गई है। अब आप देखो यहां पे एक और चीज है जिसको मेरे को लेबल करना है ना। ये जो दो इवेंट है, आपने सेकंड ड्रॉप को भी तो देखा है ना। तो सेकंड ड्रॉप जो नेक्स्ट ड्रॉपलेट है वो फॉल होते होते उसको कितना टाइम हो गया जब आपने ऑब्जर्व किया था। यहां पे ये इन दोनों इवेंट के बीच में जो टाइम इंटरवल है इसको आपको यहां पे लेबल करना होगा। तो ये जो सेकंड ड्रॉपलेट जब फॉल हुई और जब आपने देखा तो उसको फॉल होते होते कितना टाइम हो गया, आप देखो ये पूरा टाइम इंटरवल 4 सेकंड है और यहां तक डेल्टा टी है, तो ये टाइम इंटरवल कितना हो गया, 4 माइनस डेल्टा टी। ठीक है ना,
अब हमारे पास हर तरह की टाइम इंटरवल आ गई और सब चीज़ें मालूम चल गई, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ से कि जो पहली ड्रॉप को फॉल होते होते कितना टाइम हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेकंड हो गए, और जो दूसरी ड्रॉप है उसको फॉल होते होते कितना टाइम हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम हो गया, 4 माइनस डेल्टा टी, है ना। अब आपको ये चीज़ मालूम चल गई, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, है ना। ओके, जैसे हमने टाइम का स्केल बनाया था वैसे अब की बार आपको डिस्प्लेसमेंट का स्केल बनाना है कि कहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, ठीक है। देखो, जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी, ये हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में विजुअलाइज हो जाएंगी, वो पूरा ग्राफिक आपके माइंड में बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तब होगा जब हम उसी प्रक्रिया से काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आप जल्दबाजी से ये चाहते हो कि एक ही झटके में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना। प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है, अपने माइंड को इवॉल्व करना पड़ता है, उस प्रोसेस को विजुलाइज करना पड़ता है, और धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि डिस्प्लेसमेंट का स्केल बनाना है ना, किसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे कितना हो रहा है, ठीक है ना। ओके, है ना। तो मैं ये लाइन बना देता हूँ क्योंकि ऊपर से चीज़ें नीचे गिर रही हैं, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे वो टैप है और इसमें से वो बूंदें निकल रही हैं, है ना। तो ऊपर से चीज़ें नीचे की तरफ गिर रही है, तो इस तरीके से आपने ये वर्टिकल वो बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दोनों ड्रॉप्स का डिस्प्लेसमेंट शो करना है, ठीक है। ओके, ये काम किसको करना है, आपको करना है, ठीक है ना। ओके, तो दोनों ड्रॉपलेट्स के डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे आप ड्रॉ करके देखो, ठीक है। ओके, है ना। आप वीडियो को पॉज करके कितना भी टाइम ले सकते हो, ठीक है ना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, अब मैं आपको, है ना, डिस्प्लेसमेंट को ड्रॉ करके यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। आप वेरीफाई कर लेना अपना, ठीक है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे कैसे ड्रॉ करना है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पे हमने इस तरीके से लाइन बनाई थी क्योंकि वर्टिकल चीज़ें नीचे गिर रही हैं, और ये आपका वो टैप है, यहाँ से आपको वो मेज़र करना है डिस्प्लेसमेंट, है ना, ठीक है। अब पहली ड्रॉपलेट निकली होगी इसमें से, है ना, और उसको निकलते निकलते हमने देखा था कि 4 सेकंड हो गए, तो ऊपर से वो नीचे गिरी ड्रॉपलेट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का कितना हो गया, यहाँ से वो ड्रॉप गिरती है और यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। तो आपने उसका ये डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ कर दिया। अब जो नेक्स्ट ड्रॉपलेट निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि वो इसके बाद निकली है ना। इसका मतलब वो इतने नीचे तक नहीं आ पाएगी, है ना। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि वो दूसरी ड्रॉपलेट बाद में निकली है, इसका मतलब वो सपोज कीजिए यहाँ से निकल के यहाँ तक आई होगी, है ना। ओके, अब इस जो डिस्प्लेसमेंट के जो वेक्टर आपने बनाए हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ किया है, इसको आप टाइम के साथ रिलेट कर सकते हो, है ना। टाइम आपको क्या मालूम है कि जो पहली ड्रॉपलेट फॉल हुई थी वो 4 सेकंड तक के लिए फॉल हुई है, और जो दूसरी ड्रॉपलेट फॉल हुई है वो 4 माइनस डेल्टा टी के लिए फॉल हुई है, ठीक है। यानी ये जो पहली ड्रॉपलेट है, इसको फॉल होते होते कितना टाइम हो गया, इसकी टाइम इंटरवल कितनी आ जाएगी, 4 सेकंड। और ये जो ड्रॉपलेट्स, नेक्स्ट ड्रॉपलेट जो फॉल हुई है, इसको फॉल होते होते कितना टाइम हो गया, 4 माइनस डेल्टा टी, ठीक है। ये इसका टाइम है और ये इसका टाइम है। अब आपने देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब मैं फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है क्या होता है, हाफ ए
डेल्टा टी स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। अब यहां से आप देखो, अब आपको इक्वेशन सेट करनी है ना। यानी ये जो जानकारी, ये जो टाइम है ना, और ऊपर से नीचे तक कौन सा एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन लगता है फ्री फॉल में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ ही आपको पॉजिटिव डायरेक्शन माननी है, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है। ओके, अब आपको क्या करना है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इनको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में हमको क्या जानकारी दे रखी है, क्वेश्चन में हमको एक डेटा और दे रखा था कि दोनों ड्रॉपलेट्स के बीच में कितनी स्पेसिंग दे रखी है, वो आपको डेटा क्वेश्चन में दे रखा था 34.3 मीटर, है ना। अब आप देखो इसका मतलब क्या है ना। ये आपकी जो नेक्स्ट ड्रॉपलेट है यहाँ पे है और पहली ड्रॉपलेट यहाँ पे है, यानी ये जो इनके बीच में जो अंतर है, इनके बीच में जो दूरी है वो आपको दे रखी है 34.3, है ना। यानी ये जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 34.3 मीटर। अब इससे आप इक्वेशन सेटअप कर सकते हो, है ना। आपको क्या करना है, अब तीसरा काम आपको क्या करना है, इक्वेशन सेटअप करनी है ना। तो पहली ड्रॉपलेट का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको ऐसे लिखना है, दूसरी जो ड्रॉप है उसका डिस्प्लेसमेंट आपको लिखना है, ऐसे लिखना है ना। और उसमें उसके टाइम इंटरवल डलेगी, उसमें उसकी टाइम इंटरवल डलेगी। और ये जो जानकारी आपको दे रखी है कि बड़े वाले डिस्प्लेसमेंट में से इसको आप माइनस कर दोगे तो ये बचेगा आपके पास, है ना। तो इक्वेशन आपको सेट करना है ना। वैसे मैंने बता दिया आपको, लेकिन अभी भी चीज़ें बची हैं, है ना। तो आप डिस्प्लेसमेंट, ये जो इक्वेशन बन रही है वो इक्वेशन बनाओ, है ना। आप खुद बनाओगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तीसरा काम आपको क्या करना है, अब इक्वेशन सेटअप करनी है, ठीक है ना। ये काम भी आपको करना है, ठीक है ना। ओके, इक्वेशन आपको सेट करना है, डिस्प्लेसमेंट की जो जानकारी आपको दे रखी है, ठीक है ना। यहां से आपको वो इक्वेशन सेट करनी है, ठीक है। ओके, है ना। आसानी से आप ये इक्वेशन सेटअप कर सकते हो, ठीक है। ओके, हमारा नजरिया क्या रहेगा कि पहले ही जो देखो, पहली जो ड्रॉपलेट का डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो कितने सेकंड के लिए हुआ है, 4 सेकंड। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और ये 4 सेकंड, ये टाइम इंटरवल है, यानी 4 स्क्वायर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आप जो दूसरी ड्रॉपलेट है वो ऊपर से लेके यहाँ तक आई थी, और इसका जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 4 माइनस डेल्टा टी। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना हो गया, हाफ जी, और ये जो टाइम इंटरवल आप लिखोगे 4 माइनस डेल्टा टी स्क्वायर, है ना। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, एक ही लाइन में हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। वो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, आप देखो, जो पहली ड्रॉपलेट है उसका डिस्प्लेसमेंट, बड़ा वाला उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको आपने लिखा पहले हाफ जी, और उसका टाइम इंटरवल कितनी थी, 4 सेकंड तक के लिए वो चला, तो 4 स्क्वायर माइनस, है ना। किसका आप इस्तेमाल कर रहे हो यहाँ पे, S इज इक्वल टू हाफ ए डेल्टा टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी आपने लिख दिया पहली ड्रॉपलेट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 सेकंड में कितना हो जाएगा, हाफ जी 4 स्क्वायर, क्योंकि 4 सेकंड लगे। अब इसमें नेक्स्ट ड्रॉपलेट का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देते हैं, तो नेक्स्ट जो ड्रॉपलेट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हाफ जी, और उसका टाइम इंटरवल, है ना। यहाँ पे आप उसका टाइम इंटरवल आएगा, वो टाइम इंटरवल कितना है, 4 माइनस डेल्टा टी का स्क्वायर। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है 34.3। ये इक्वेशन आपकी बन गई, ठीक है।
है ना। तो आपने देखा कि अगर हमारा नज़रिया डायरेक्टली ये है कि ये क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट होती है, तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आप डायरेक्टली ये लिखने लग जाओगे, एक ही लाइन में आप वो इक्वेशन लिखने लग जाओगे कि ये डिस्प्लेसमेंट पहली ड्रॉप का कितना हुआ, आपने फटाफट लिखा हाफ जी, कितना टाइम के लिए चला 4 सेकंड स्क्वायर। दूसरी ड्रॉप का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हाफ जी, उसका टाइम कितना है 4 माइनस डेल्टा टी स्क्वायर। इस तरीके से आप इक्वेशन सेटअप कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रही है, आपके दिमाग में ये पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। ओके, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, है ना। कॉमन चीज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, है ना, क्या दिखाई दे रही है, g/2। तो g/2 कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, तो आपने इसको g/2 को बाहर रख लिया और अंदर ये दोनों स्क्वायर आ जाएंगे, 4 स्क्वायर माइनस ये वाली चीज़ 4 माइनस 4 डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ना। अब आप यहाँ पे देखो कि g की वैल्यू क्वेश्चन में हमको क्या दे रखी है, इस क्वेश्चन में ये कह रखा है हमसे कि g की वैल्यू आपको यूज़ करनी है 9.8 यूज़ करनी है। तो 9.8 को जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे और 2 से आप उसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 9.8 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 4.9 आएगा, ये चीज़ आएगी, है ना। ओके, तो आपने, हम कहाँ तक पहुँच गए इस इक्वेशन में, 34.3 आया, है ना। और g/2 जो आपने कॉमन निकाल लिया था वो कितना है 4.9, और ब्रैकेट में ये चीज़ बच रही है आपकी 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस डेल्टा टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको 4.9 को उधर ले जाके सॉल्व करना है ना। ये नंबर इधर आप ले आओगे तो कितना हो गया, 34.3 डिवाइडेड बाई 4.9, है ना। ये किसको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ओके, तो इसको सॉल्व, है ना, किस अप्रोच से आप इसको सॉल्व करते हो, मैं ये देखना चाहता हूँ आपको कि आप किस अप्रोच से सॉल्व करते हो, क्योंकि 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है ना, और दोनों ही सही तरीके हैं, दोनों ही अच्छे तरीके हैं, ठीक है ना। किस तरीके से आप इस नंबर को कैलकुलेट करते हो, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, वो चीज़ देखनी है, ठीक है। ओके, है ना। जो अक्सर हम जो मैथ करते रहते हैं, जिन्होंने कैलकुलेशन करते रहते हैं, और आप जेई के बच्चे हो तो आपने ये चीज़ कई बार कर रखी है, जाने पहचाने दोनों नंबर जाने पहचाने हैं, है ना। ओके, क्योंकि दोनों के बाद एक के बाद पॉइंट है, यानी वो पॉइंट जो इसके नीचे अगर आप 10 करोगे, इसके नीचे भी 10 करोगे तो दोनों हट जाएगा, यानी 343/49 आ गया। ये भी जाना पहचाना नंबर है ना। ये तो खैर बहुत सब जानते हैं क्या मतलब है इसका मतलब है 7 स्क्वायर, और इसका मतलब इसको जानने वाले कम लोग हैं, है ना। आप लोग जानते हो, लेकिन जो 49 तो बहुत से लोगों को मालूम है कि 7 स्क्वायर होता है, लेकिन थोड़े कम लोगों को मालूम है कि 343 7 क्यूब होता है। आप जेई के बच्चे हो, मैथ के बच्चे हो, आपसे ये आशा की जाती है कि इस नंबर को देखते ही आपने रिकग्नाइज कर लिया इसको, है ना। ये मान के चल रहे हैं कि आपने इसको देखते ही रिकग्नाइज कर लिया कि ये 7 क्यूब है। तो 7 क्यूब में से 7 स्क्वायर कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। ओके, दूसरा तरीका क्या है इसको कैलकुलेट करने का, आप देखो कि ये जो नंबर है 343 और ये है नीचे नंबर 49। अब मान लेते हैं कि किसी को नहीं मालूम कि 343 उसको रिकग्नाइज नहीं हो रहा, तो वो कैसे करेगा, है ना। वो बच्चा क्या करेगा कि 49 को 50 मान लेगा, है ना, और 343 को लगभग 350 के बराबर मान लेगा। तो अब आपको यहां पे दिख रहा है कि 550 को अगर मैं 7 से इंटू कर दूं तो ये अंदाजा आपको लग गया कि 350 के बराबर आ गया, है ना, ठीक है। तो आपने मोटा एक अंदाजा लगा लिया कि अगर मैं 49 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखूं
तो हो सकता है कि काम हो जाए, है ना। तो आपको वो उस फैक्टर का आपने अंदाज़ा निकाल लिया कि वो 7 से मल्टीप्लाई करने पे हो सकता है कि ये नंबर आ जाए, है ना। फिर आपने देखा कि 9 को अगर मैं 7 से इंटू करता हूँ तो 63 आता है, यानी कि डिजिट आपको मिल गई, देखो 3 वाली डिजिट मिल गई, यानी कि आप सही जा रहे हो, है ना। ये जो स्किल है अनुमान लगाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है ना। कुछ बच्चे आप में से कैलकुलेशन को परफेक्ट तरीके से करना चाहते हो शायद, है ना। ये जो परफेक्शनिज्म है, देखो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन पूरी जो साइंस और मैथ है वो इस आइडिया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडिया होता है अप्रॉक्सीमेट करना। ये जो आजकल जो डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब क्या है, ये डेटा से अनुमान लगाते हैं, डेटा से अंदाज़ा लगाना वो हमको क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, डेटा से अप्रॉक्सीमेट करना और ट्रायल एंड एरर करना। ये कोई सिंपल चीज़ें नहीं है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं साइंस की कई ब्रांचेस में इसी तरीके से काम किया जाता है। तो आप जो अनुमान लगा रहे हो ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है आपके अंदर, ठीक है ना। आपने अनुमान लगाया कि अगर मैं इसको लगभग 7 से इंटू कर दूं, ये आपने अंदाज़ा लगाया। अंदाज़ा कैसे लगाया, आपने इनको हल्का हल्का राउंड ऑफ करके ये अंदाज़ा लगाया। 343 को 350 कर दिया, इसको 50 कर दिया, और यहाँ से आपको अंदाज़ा लगा कि 7 हो सकता है। और फिर आपने जब इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो काम हो गया। इसको इससे कैंसिल आउट करके भी 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके थे काम करने के, और दोनों अच्छे तरीके हैं। दोनों एक आपके बारे में, एक आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एक चीज़ कहते हैं, है ना। अगर आपको नहीं आ पा रहा है तो आपने अनुमान लगा लिया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होती है, ठीक है। ओके, तो ये जो डिजिट हमारी इधर हम लेके गए थे, इसका आंसर हमारे पास आ गया, 7 आ गया, है ना। और 7 के बराबर अब क्या हो गया, ये जो फैक्टर है ये 7 के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन यहाँ तक आ गई, ये 7 हो गया आपका, और ये 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस डेल्टा टी स्क्वायर, ये चीज़ है ना। अब इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, है ना। ओके, इसको भी आप सॉल्व करके देखो कि 2 तरीके हैं इसको भी सॉल्व करने के, और दोनों तरीके से आप करके देखो, ठीक है। ओके, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। है ना। एक तरीका तो बहुत सिंपल है और वो ज़्यादा सही तरीका है ना। तो क्या तरीका है कि वेरिएबल आपका यहाँ पे है ना, इसको आप उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस डेल्टा टी का स्क्वायर। ये इधर क्या रह गया, 4 स्क्वायर यानी 16 में से 7 माइनस हुए, 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 16 में से 7 माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, है ना। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, है ना। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है, उसके अंदर प्लस माइनस आता है ना। अब इसमें से आपको पहले से मालूम है कि अंदर वाली ये जो क्वांटिटी है, ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये आपको कैसे मालूम है, ये आपको पहले से कैसे मालूम है, क्योंकि जो हमने टाइम लाइन बनाई थी वहां पे हमको मालूम है कि जो डेल्टा टी की इंटरवल है वो 4 सेकंड से कम है, ठीक है ना। ये चीज़ हमको पहले से मालूम है, और इसीलिए हमको जो ये प्लस माइनस √9 है ना, इसमें से प्लस वाला चूज करना है। तो दो इक्वेशन पे दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आएगा आंसर, 4 माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू +3, ठीक है ना। और यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू आ गई आपके पास 4 माइनस 3 यानी कि 1, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया, यानी कि जो टाइम हमने बनाया था कि एक ड्रॉपलेट के बाद दूसरी ड्रॉपलेट कितने टाइम बाद गिरी है, डेल्टा टी टाइम बाद, यानी 1 सेकंड में एक ड्रॉपलेट गिर जाती है। पहली वाली ड्रॉपलेट तो गिर चुकी है ना, उसको काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ से आगे डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, यानी 1 सेकंड की टाइम इंटरवल में
एक ड्रॉप गिर जाती है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया कि 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में एक ड्रॉप गिर रही है, इस रेट से वो ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं। ओके, तो हमारा जो आंसर है ना, वो क्या आ गया कि 1 सेकेंड में एक ड्रॉप गिर रही है। ठीक है ना, ओके, अभी वापस चलते हैं, है ना। अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम ये कैसे कह सकते हैं, है ना, इसके बारे में एक थोड़ा सा पॉइंट और है। देखो, जब हमने टाइमलाइन बनाई थी तो हमने पहला इवेंट बनाया था कि पहली ड्रॉप फॉल होती है और इसके फॉल होने के 4 सेकंड बाद इसको ऑब्जर्व किया जाता है ना। तो यहां से इन दोनों इवेंट के बीच में कितना टाइम था, यहां से ये 4 सेकंड था, है ना। अब कोई ये सोच सकता है, किसी के दिमाग में ये बात आ सकती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ड्रॉप फॉल हुई है वो इसके बाद फॉल हुई, इस इवेंट के बाद फॉल हुई, है ना। ये भी तो हो सकता है कि जो दूसरी ड्रॉप निकलेगी वो 4 सेकंड के बाद फॉल होती है ना। एक बहुत ही सिंपल क्लू है जिससे कि हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के हमको मालूम चल रहा है, जब 4 सेकंड पे आपने ऑब्जर्व किया था तो आपको दोनों ड्रॉपलेट्स दिखाई दी, तभी तो आपने उनके बीच में अंतर बताया, है ना। तो यानी कि जब 4 सेकंड पे आपने ऑब्जर्व किया था तो आपको दोनों ड्रॉपलेट दिखाई देती, है ना, तभी तो आप उनके बीच में अंतर बता रहे हो। तो वो 4 सेकंड के बाद थोड़ी फॉल हो सकती है ना। इसका मतलब तो क्या हुआ कि जब आप देख रहे थे अभी तो वो ड्रॉप फॉल ही नहीं हुई, तो आप उसको देखोगे कैसे, है ना। यानी कि ये गलत है, यहां पे ड्रॉप फॉल नहीं हुई, 4 सेकंड के बाद ड्रॉप फॉल नहीं हुई, वो तो पहले ही फॉल हो गई है ना? यानी उसका इवेंट आपको पहले बनाना है यहां पे। और इसलिए हम कह सकते थे कि ये जो डेल्टा टी इंटरवल है ये 4 सेकंड से कम है। यानी ये जो आपका ये क्वांटिटी थी ये पॉजिटिव थी, है ना। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, है ना, लेकिन कोई सवाल उठा सकता है तो यू आर फाइन, है ना। ओके, तो इस तरीके से हम कर सकते थे। दूसरा जो तरीका था इस इक्वेशन को सॉल्व करने का वो क्या है, सेवन इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस डेल्टा टी स्क्वायर, है ना। कैसे सॉल्व करोगे, बहुत अच्छी तरीके से आता है आपको, a प्लस बी ए माइनस बी, इसका इस्तेमाल करके हम इसको कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको आपने इस a प्लस बी माइनस वो से कर लेते हैं, a प्लस बी यानी कि 4 माइनस 4, है ना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी डेल्टा टी आ गया। ये तो आ गया a प्लस बी। अब a माइनस बी करोगे, नहीं, a प्लस बी जब करेंगे तो 4 प्लस 4 आएगा 8। एक मिनट, देखो पहले a प्लस बी करना है, तो a ये है, b ये है ना, a ये है आपका और b ये है, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी यानी 8 माइनस डेल्टा टी, ये a प्लस बी हो गया। और a माइनस बी क्या होगा, 4 माइनस दिस, तो 4 में से 4 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस यानी डेल्टा टी। ठीक है, अब आपने देखा कि ये 2 फैक्टर बन रहे हैं आपके पास, है ना, यानी ये 7 के ये 2 फैक्टर बन गए। ठीक है, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। अब आपको यहां पे ये दिख रहा है कि दोनों फैक्टर का जो सम है वो कितना है, दोनों फैक्टर का सम आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इन दोनों फैक्टरों को ऐड कर दूं तो कितना आएगा, दोनों फैक्टर्स, ये जो पहला फैक्टर है ये दूसरा फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर्स का अगर आप सम करते हो तो आपके पास क्या नंबर आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है ना। अब मुझे 7 को ऐसे 2 फैक्टर में ब्रेक करना है कि उसके दोनों फैक्टरों का सम 8 आए, है ना। ओके, तो
वो क्या है, वो भी आपको यहाँ से ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि अगर आप 7 × 1 करते हो तो यहाँ पे इन दोनों फैक्टर्स का सम 1 आ रहा है, 8 आ गया, है ना। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये तो बड़ा वाला टर्म है, ये छोटा वाला टर्म है, यानी डेल्टा टी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो डेल्टा टी 1 आ गया। हालांकि मैं वही वाला जो मेथड है वो ज़्यादा रिकमेंड करूंगा, है ना, ठीक है। ओके, इस प्रॉब्लम को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है और कई बच्चों ने वैसे ही किया होगा। है ना। अब ये जो दूसरा तरीका हम देख रहे हैं सॉल्यूशन का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है क्योंकि कई बच्चों ने इसी तरीके से सॉल्व किया होगा और यहां से भी हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट मिलेगी, ठीक है। ओके, आपको क्वेश्चन में क्या जानकारी दे रखी थी कि जो पहली ड्रॉप फॉल होती है उसके 4 सेकंड बाद आपने उसको देखा, है ना। कितना टाइम हो गया, 4 सेकंड, है ना। 4 सेकंड टाइम हो गया, यानी कि उसको गिरते गिरते कितना टाइम हो गया, 4 सेकंड हो गया, है ना, ठीक है। अब देखो, अगर मैं टाइमलाइन बना के काम नहीं कर रहा हूं, इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो अब क्या है, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होती है। अगर उसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बार बार मैं पढ़ता रहूंगा तो क्या होगा, आप परेशान होते रहोगे, आपको सॉल्यूशन का कोई तरीका नज़र नहीं आएगा, आप सिर्फ और कंफ्यूज होते जाओगे। उसी प्रॉब्लम को वहीं पे स्टैटिक तरीके से बार बार पढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, आपको कुछ भी नया आइडिया वहाँ से नहीं मिलेगा। तो आइडिया कहाँ से मिलता है, आइडिया मिलता है जितना आपको समझ में आ रहा है वो काम करने लग जाओ। जो आपको जितना समझ में आ रहा है उससे आप जितना जो कोई नया डेटा निकाल सकते हो तो वो आपको आगे की रास्ता दिखाएगा, वो आपको अप्रोच देगा, आपको आइडिया देगा कि आप क्या करना है, ठीक है ना। तो हमको इतना मालूम चल रहा है पहली ड्रॉपलेट के बारे में कि वो फॉल होती है 4 सेकंड के लिए, है ना। तो बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हम क्या कर सकते हैं इस डेटा से, हम ये कर सकते हैं कि 4 सेकंड में वो गिरते गिरते कितने, है ना, 4 सेकंड तक अगर कोई चीज़ गिर रही है तो कितना गिर गई, कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया, कितना उसने डिस्टेंस कवर कर लिया ऊपर से नीचे तक, इतना हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हाफ जी इंटू डेल्टा टी स्क्वायर, कितना टाइम लगा, 4 लगा, तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल हो गया 4 स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ये निकाल लेते हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप देखो जी कितना था 9.8 को 2 से डिवाइड किया तो 4.9 आ गया, 4.9 को मैंने लिख दिया 5 - 0.1 और 4 स्क्वायर यानी 16 से इंटू कर देते हैं, 16 × 5 ये सबको अच्छी तरह मालूम है 80 होता है, 80 - 1.6, 80 में से 1 को माइनस करेंगे 79 और 79 में से 0.6 को माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 78.4। ये सारी प्रोसेसिंग बहुत से बच्चे वर्बली कर सकते हैं, अपने मन में कर सकते हैं, है ना। आसानी से ये इतनी प्रोसेसिंग आप अपने मन में कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो आपके पास ये डेटा आ गया 78.4, है ना। यानी आपको ये जानकारी मिली यहाँ से कि पहली ड्रॉप को गिरते गिरते उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 78.4 मीटर, है ना। ये ऊपर से लेके नीचे तक आ गया आपको 78.4। अब इस डेटा को जैसे ही आपने मालूम चला, अब आपको समझ में आ गया, अब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपको जो 2 ड्रॉपलेट्स के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है वो डिस्टेंस इससे कम है ना। यानी अगर आपकी देखो पहली ड्रॉपलेट यहां पे पहुंची है तो इससे ऊपर
34.3 मीटर निकालना है आपको, क्योंकि दूसरी ड्रॉपलेट और इस ड्रॉपलेट के बीच में कितना डिस्टेंस आपको दे रखा है, 34.3 दे रखा है ना। यानी आप देखो जो दूसरी ड्रॉपलेट है वो यहाँ पे होगी कहीं, ठीक है ना। ये जो दूरी है यहाँ पे इतनी, ये जो दूरी दे रखी है कितनी है, 34.3 मीटर। इससे हमको मालूम चल गया है ना। अभी तक अगर आप कई बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब ये चीज़ हमको यहाँ से समझ में आ रही है कि जो नेक्स्ट ड्रॉपलेट थी वो भी गिर चुकी है, उसको भी गिरते हुए टाइम हो गया। ये क्वेश्चन को पढ़ते वक्त डायरेक्टली समझ में नहीं आ रही थी। हो सकता है कुछ लोग ये सोच रहे हो कि जो नेक्स्ट ड्रॉपलेट है वो अभी अभी निकली है ना। लेकिन जैसे ही आपने ये डायग्राम बनाया यहाँ पे, आपने जैसे ही ये डेटा निकाला और क्वेश्चन में जो डेटा था उसको यहाँ पे फिट किया, दूसरी ड्रॉपलेट की लोकेशन आ गई आपके पास। आइडिया मिल गया यहाँ से आपको आइडिया मिल गया कि अब आप निकाल सकते हो कि पहली ड्रॉपलेट को ये ऊपर से नीचे गिर चुकी है, इतनी गिर चुकी है, और इसका डिस्टेंस आप निकाल सकते हो यहाँ से। कितना ये डिस्टेंस आ रहा है, 78.4 में से आपने माइनस कर दिया 34.3, तो आपके पास आ गया डिस्टेंस 0.1444.1। तो ये ऊपर से नीचे जो इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया कि जो नेक्स्ट ड्रॉपलेट है वो कितना नीचे फॉल हो चुकी है, 44.1 मीटर, है ना। तो आपने देखा कि बैठे बैठे सिर्फ प्रॉब्लम को पढ़ के परेशान होने से कुछ नहीं होता। आपको जो दे रखा था आपने काम करना चालू कर दिया, और वहाँ से आपको जो डेटा मिला 78.4, इससे आपको समझ में आ गया फटाफट कि ये डिस्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा है इससे। यानी पहली ड्रॉपलेट तो इतनी नीचे निकल चुकी है, और सेकंड ड्रॉपलेट की लोकेशन आपने पता कर ली, और उससे आपको मालूम चल गया कि सेकंड ड्रॉपलेट भी निकल चुकी है, उसको भी टाइम हो गया निकलते निकलते, है ना। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको बस ये करना है कि ये जो 44.1 मीटर कवर किया है इस ड्रॉपलेट ने, इसको कवर करने में कितना टाइम लिया है इसने, है ना। और ये हम कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाता है, मालूम है ना। डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है हाफ जी डेल्टा टी स्क्वायर। कितना टाइम तक आप नीचे फॉल होते गए, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना। तो अब मुझे निकालना है नेक्स्ट ड्रॉपलेट ने कितना टाइम लगाया है ऊपर से नीचे आने में, ठीक है ना। ओके, तो ये काम किसको करना है, आपको करना है। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है आपका 44.1, और दूसरे तरीके से आपने जो डिस्प्लेसमेंट लिखा हाफ जी डेल्टा टी स्क्वायर, यहाँ पे आपको जी की वैल्यू यूज करनी है 9.8, है ना। यहाँ से आपको क्या करना, किसको करना है ये काम, ठीक है ना। यहाँ से आप मेरे को इसका टाइम निकाल के, यहाँ से आप निकाल के बताओ टाइम, है ना। है ना, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे आएगा, जी 9.8 है, उसको 2 से आपने डिवाइड किया, 4.9 आ गया। 4.9 को आप यहाँ पे नीचे ले आओगे, दोनों में एक एक के बाद पॉइंट है, यानी 441.49। अब यहाँ पे भी उसी तरह की चीज़ हो रही है। कई बच्चों को दिखाई दे गया कि 441 क्या है ना। कई बच्चों को दिखाई दे गया जिसको स्क्वायर्स मालूम है, उसको मालूम चल गया, और एग्जामिनर ने आपको डेटा इसी तरीके से दे रखा है कि कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये सारा डेटा इस तरीके से सेटअप है कि आप आसानी से, जिसको रिकग्नाइज हो गया वो आसानी से इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। कई बच्चों को तो ये चीज़ दिखाई दे गई यहाँ पे, ये क्या है 7 स्क्वायर, और ये क्या है ना। अंदाज़ा लगाओ आप, अंदाज़ा लगाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का होता है, तो हो सकता है ये 21 का स्क्वायर हो, क्योंकि 1 into 1 यानी लास्ट में 1 आ रहा है, तो हो सकता है 21 का हो, है ना।
तो ये 21 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है, ये दोनों का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ओके, अब 21 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 स्क्वायर आ रहा है आंसर, यानी 3 स्क्वायर आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, जिसको देखो नहीं मालूम चल रहा था कि ये 441 क्या है, तो वो क्या करेगा, इसको 441 को उसने देखा कि ये इसका जो सम ऑफ डिजिट है वो 9 आ रहा है, यानी 3 से डिविजिबल है, तो आप इसको 3 से डिवाइड करके काम कर सकते हैं, है ना। तो हो सकता है हमको चीज़ें दिखाई दे जाए, ठीक है। 7 का फैक्टर भी दिखाई देने लग जाएगा, जैसे आप इसको करोगे 1 4 और 7, है ना। तो 147 अब रिकग्नाइज हो गया कि 147 में 7 का फैक्टर है, और अब वो 7 से 7 को कैंसिल आउट करके आंसर निकाल सकता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन कहाँ तक आ गई, ये आ गया आपके पास, इधर ये रह गया था डेल्टा टी स्क्वायर, और इधर जो सारे नंबरों का मतलब आपने क्या निकाल लिया, 3 स्क्वायर, है ना। ये जो 21/7 से 3 हुआ था, 3 स्क्वायर ये निकाल लिया। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया कि ये जो टाइम इंटरवल है ये आ गई आपके पास 3 सेकेंड, यानी जो नेक्स्ट ड्रॉपलेट है उसको फॉल होते होते 3 सेकेंड हो गए, है ना। यानी ये इसको फॉल होते होते 3 सेकेंड हो गए, इसको फॉल होते होते 4 सेकेंड हो गए। इसका क्या मतलब पता चल रहा है कि ये 1 सेकेंड बाद आपने इसको रिलीज की, है ना। इससे हम बता सकते हैं कि एक सेकेंड बाद आपने इसको ड्रॉप किया था, है ना, क्योंकि इसको तो 4 सेकेंड लगे और इसको यहाँ तक 3 सेकेंड लगे, तो दोनों में 1 सेकेंड का अंतर है, 1 सेकेंड पे एक ड्रॉप निकल रही है, ठीक है ना। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि, है ना, अगर आपने जो पहली जो ड्रॉप देखी है, अगर मैं इसको टाइम में बैकवर्ड ले जाऊं तो ये फॉल कब हुई थी, 4 सेकेंड पहले, है ना। ये 4 सेकेंड पहले फॉल हुई थी, 4 सेकेंड पहले। और जो ये वाली जो ड्रॉपलेट है ये कितने, इसको बैक इन टाइम ले जाऊंगा अगर मैं, तो ये कितने सेकेंड पहले फॉल हुई थी, ये 3 सेकेंड पहले फॉल हुई थी, यानी ये आ गया, है ना। यानी इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बचा टाइम में, 1 सेकेंड। यानी पहली ड्रॉप निकली, उसके फिर 1 सेकेंड बाद में एक और ड्रॉप आ जाती है, यानी 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में नई ड्रॉप आ गई, तो रेट हो गई आपकी 1 ड्रॉप पर सेकेंड, है ना। ओके, है ना। देखो, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको समझनी है तो इसके अंदर इंटरेस्ट लेना होगा, और टाइम लगता है तो लगाओ उसके अंदर, उसकी हर डिटेल के प्रोसेस को समझो। प्रॉब्लम सॉल्व करके खुश होना चाहिए, है ना, कि आपने कुछ चीज़ कर दी। अगर पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, थोड़ी बहुत भी बात आपने कुछ पता लगा ली, तो वो भी एक बहुत खुशी की बात है, ठीक है ना। और इसके अंदर उसको एनालाइज करना चाहिए। जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसको आपको पूरा एनालाइज करके देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ आपने एफिशिएंसी से काम किया, कहाँ पे आपका आइडिया क्लिक हुआ, है ना, कौन सी चीज़ आपने अच्छी तरीके से कर दी। ये इस तरीके से आपने काम को एनालाइज करना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इवॉल्व होती चली जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में सॉल्व करोगे कि यार मेरे को तो इतना टाइम क्यों लग गया, ये तो जल्दी से करनी है, तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आपको एग्ज़ाम में भी फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। आप इस तरह की अजीब तरह की जो प्रॉब्लम आएंगी वो आपको परेशान करेंगी एग्ज़ाम में, है ना। तो अगर एग्ज़ाम में कम टाइम लगाना है तो अभी तैयारी के दौरान इसको खूब डिटेल से करो, खूब इसको एंजॉय करके करो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।